बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास पेपर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं तमाम सूबों के तमाम पास पेपर्स को। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एमडी कैट 2024 यूएचएस टुडे। देखिए, ये जो 2024 का पेपर है ना बेटे, ये ना एक कोई मिक्स्ड सा, कोई हौच पौच सा, कोई हलवा सा उन्होंने बना दिया है। कुछ क्वेश्चंस इसके बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसमें से आपको सीखने को बड़ा सारा कुछ मिलेगा। 2-3 रूल्स आपको नए सीखने को मिलेंगे जो कि लाजमी तौर पर आपको पता होने चाहिए एमडी कैट के हवाले से। और कुछ क्वेश्चंस तो इतने बोंगे हैं, वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे। सेंटेंसेस बड़े अच्छे सेलेक्ट किए गए, चूज किए गए, लेकिन उनकी ऑप्शंस बनाते हुए कोई इतनी बड़ी बोंगियां मारी गई हैं कि मतलब वो ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि वो शायद ग्रामर कम और बच्चों की आई साइट का टेस्ट ज्यादा लेने की कोशिश की गई है कि देखते हैं कि बच्चे गौर से देखते हैं या नहीं देखते। तो हमारे पास मिक्स सा पेपर था 2024 का। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 3 एमसीक्यूज जो हैं बेटे आपके पास, वो हैं सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स आसान तरीन थे। सरप्लस आप अच्छे से जानते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, ज़्यादती में होना, उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? इन एक्सेस। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इंसेस्टर। और इंसेस्टर वर्ड आप पढ़कर आते हैं, खासतौर पर पंजाब के बच्चों ने तो अपने सेकंड ईयर के शायद दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ा, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में। फोर फादर्स को हम बोलते हैं, अबाओ अजदाद को हम क्या बोलते हैं? इंसेस्टर बोलते हैं। उसके बाद थर्ड वर्ड था हमारे पास बेटे स्पिल। और स्पिल के वर्ड को भी आप अच्छे से जानते हैं। स्पिल का मतलब हमारे पास क्या होता है? स्प्रेड। ये पहले 3 जो एमसीक्यूज हैं, ये हमारे पास किसके हैं? सिनोनिम्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन बड़े ही बोंगे मिलेंगे। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, द सुपरवाइजर हैज नॉर विल। देखिए रूल याद रखिएगा, जब भी एक सेंटेंस में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो ना, तो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टेंसेस। तो हमें हर हेल्पिंग वर्ब के लिए उसके मुताबिक सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ब भी चाहिए होती है। जैसे देखिए यहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी गई है कंप्रोमाइज। आप कंप्रोमाइज विल के साथ तो अग्री करती है, लेकिन हैज के साथ अग्री नहीं करती, क्योंकि हैज के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। इसी तरह अगर आप बीटा ऑप्शन देखेंगे, यहां पर भी विल और हैव लिखा गया, लेकिन यहां पर भी फॉर्म ऑफ वर्ब सेम लिखी गई। उसके बाद डेल्टा में अगर आप देखेंगे, हैज के साथ कंप्रोमाइज्ड एड अग्री करता है, लेकिन विल के साथ हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। जब भी एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, डिफरेंट होंगे, हमें उनके लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो हमें लिखनी होती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अगर आप अपना चार्ली ऑप्शन देखेंगे, हैव के लिए क्या लिखा गया है? कंप्रोमाइज। और विल के लिए क्या लिखा गया है? कंप्रोमाइज। दोनों के लिए सेपरेट हेल्पिंग वर्ब के लिए सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी गई है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा, ही हैज नॉर विल। अब यहां पर भी 2 हेल्पिंग वर्ब के लिए एक फॉर्म लिख दी गई है, जो कि दोनों के साथ अग्री नहीं करती है। इसी तरह हैव नॉर विल के साथ क्या लिख दिया गया? लाइड लिख दिया गया, जो कि हैव के साथ तो अग्री करता है, लेकिन विल के साथ अग्री नहीं करता। और अब हैव अग्री नहीं करता ही के साथ। उसके बाद हैज नॉर विल, यहां पर भी थर्ड फॉर्म लिखी गई, जो कि विल के साथ अग्री नहीं करती, हैज के साथ अग्री करती है। तो हमें 2 डिफरेंट फॉर्म्स चाहिए होती हैं। हमें हैज के लिए लाइड चाहिए और हमें विल के लिए क्या चाहिए? लाई चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा बनेगा? चार्ली। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, हैज के लिए क्या लिखा गया? ब्रोकन। और विल के लिए बेटे क्या लिख दिया गया? ब्रेक। अदरवाइज बाकी तीनों ऑप्शन में आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर भी आपके पास बेटे क्या होगा? चार्ली। याद रखिएगा, जब आप एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स लिखेंगे, तो हर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखनी है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा? चार्ली। ये 2024 के
अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 5 है, बड़ा ही खूबसूरत है। यहां पर दो चीजें आपको देखनी है, दो रूल्स आपके रिवाइज होंगे। नंबर 1 क्या है, देखें नंबर 1 हमारे पास वर्ब लिखा हुआ है टेस्ट, और याद रखिएगा टेस्ट हमने पढ़ा था ये उन वर्ब्स में से है जिनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस, या जहां पर हमारे पास क्या आते थे, हमारे पास कुछ लिंकिंग वर्ब भी थे। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमने एडवर्ब नहीं लिखना होता। वैसे हम वर्ब के लिए क्या लिखते हैं, एडवर्ब लिखते हैं, लेकिन इन सारे के सारे वर्ब्स के बाद हमने एडवर्ब नहीं लिखना होता, बल्कि हमने क्या लिखना होता है, एडजेक्टिव लिखना होता है पहली बार। जैसे देखें अगर मैं लिखूंगा द सूप टेस्ट, तो मैं नाइसली नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, नाइस। इसी तरह स्मेल के बाद स्वीटली नहीं आएगा, क्या आएगा, स्वीट। इसी तरह फील्स के बाद सॉफ्टली नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सॉफ्ट आएगा। ये जितने भी वर्ब्स हैं जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपने इनके बाद एडवर्ब नहीं लिखना बल्कि एडजेक्टिव लिखना, ये एक बात। दूसरी बात देखेंगे, जब भी आप इनके साथ वर्ब देखेंगे ना तो आपने आप सेंटेंस देखेंगे तो आपने ये देखना है कि आपका सेंटेंस पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, डूअर ऑफ एक्शन से स्टार्ट हो रहा है, या ऑब्जेक्ट यानी कि किसी चीज से स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखें यहां पर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, सूप से। अब अगर हम अल्फा ऑप्शन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा चूंकि सिंगुलर है तो टेस्ट तो सूप के साथ अग्री नहीं करता। हैज टेस्ट तो टेंस ही नहीं बनता, क्योंकि हैज के साथ तो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब हमारे पास रह गया टेस्ट और इज टेस्टिंग। अब इज टेस्टिंग आपने याद रखना है, ये आपने तब लिखना है जब आप किसी पर्सन को लिख रहे होंगे, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन को लिख रहे होंगे, ठीक है। जब आप किसी चीज का टेस्ट बता रहे हैं या किसी चीज की स्मेल बता रहे हैं, किसी चीज की फील बता रहे हैं, तो आपने उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। आपको उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपने इन वर्ब्स के लिए तब लिखना है जब आप पर्सन या डूअर ऑफ एक्शन की बात कर रहे होंगे। जैसे देखें द सूप है, द फ्लावर्स है, द ब्लैंकेट है। आप देख रहे हैं कि तीनों में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, थिंग लिखा हुआ है। तो आपने टेंस भी कौन सा लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। तो यहां पर भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, टेस्ट होगा। इज टेस्टिंग आप कब लिख सकते हैं, जैसे देखें द चाइल्ड आ गया, द शेफ आ गया, द डॉक्टर आ गया। अब हम यहां पर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी चीजों की बात नहीं कर रहे, बल्कि किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं द चाइल्ड इज स्मेलिंग, द शेफ इज टेस्टिंग, और द डॉक्टर इज फीलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा चलेगा। ये सारी बात को आपने याद रखना है, और ये क्वेश्चन भी इस पेपर के अच्छे क्वेश्चन में से है। और ये जो क्वेश्चन है ये तो है ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये आपके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन में से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसकी तरह इसलिए क्योंकि ये पहले भी 2-3 दफा पेपर्स में आया और बड़ा ही अच्छा है। देखें जब भी आपके सेंटेंस में फॉर और सिंस आ जाता है तो आपने याद रखना है आपको जो टेंस चाहिए होता है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए होता है। अगर आपके सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ टाइम का तो फिर तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखेंगे, और अगर कोई पास्ट का कीवर्ड आ जाता है तो फिर आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखेंगे। लेकिन फॉर और सिंस के साथ आपको टेंस कौन सा चाहिए होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए होता है, ठीक है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं ये बात को कि लेट्स सपोज अगर फॉर सिंस के साथ जब टाइम दिया हो और आपके ऑप्शन में प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस ना हो, ठीक है, हमारे पास क्या ऑप्शन चलेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ना हो, तो फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या होती है कि आपने किसके साथ इसको ठीक करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ठीक करना होता है। और इन केस अगर वो भी ना हो तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने इसको किसके साथ ठीक करना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ ठीक करना है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर बेटे आपने इसको किस पे ठीक करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ठीक करना है। और इन केस अगर वो भी नहीं है तो फिर आप प्रेजेंट की बजाय किस पे चले जाएंगे, पास्ट पे। लेकिन बात फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस से स्टार्ट होगी, फिर परफेक्ट आएगा, फिर कंटीन्यूअस आएगा और फिर इंडेफिनिट आएगा। ये अरेंजमेंट 8 टेंसेस की आपने याद रखनी। जैसे देखिएगा आई डैश इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था लेकिन ऑप्शन उतनी अच्छी नहीं बनाई गई। ऑप्शन इतनी अच्छी इसलिए नहीं बनाई गई, देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हमारे पास हैव नेवर नोन हमारे पास थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म हमारे पास यहां पर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं दी गई, हैड नेवर बीन नोन। अब ये टेंस तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन यहां पर क्या है
यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हमें पैसिव स्ट्रक्चर नहीं चाहिए क्योंकि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। और वुड नेवर न्यू, अब वुड के साथ सेकंड फॉर्म तो आती नहीं है, ये मैं बात आपको बता बता के थक गया हूं कि मॉडल एक्सिलरी के साथ कभी भी आपने डायरेक्टली सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी है। मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस के लिए, और मॉडल एक्सिलरी अगर पैसिव वॉइस होगा तो फिर आपने बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है बेटे, थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब ये तीन ऑप्शन हमारे पास गलत जाती हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, अल्फा ऑप्शन बचता है। लेकिन जरूरी नहीं है यही चार ऑप्शन दी जाए। देखें आपका सेंटेंस यही है जो आपके पास है, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस ये वाली हैं। जब आपके पास ऑप्शंस ये वाली है ना तो देखें फॉर और सिंस में हमने सबसे पहले हमने कौन सा टेंस देखना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या लिखा हुआ है, हैज बीन नोइंग। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कभी भी याद रखिएगा, गलती नहीं करनी है, अल्फा नहीं होगा, नो याद रखिएगा। हम नो को जब आईएनजी के लिए लिखते हैं तो हम इसको पार्टिसिपल के तौर पर यानी कि वर्ब के तौर पर आईएनजी, यानी कि हम इसको सेंटेंस में वर्ब के तौर पर आईएनजी के तौर पर नहीं लिखते, हम नाउन के तौर पर इसको जरूर लिख सकते हैं। हैज बीन नोइंग, नोइंग की वजह से गलत होगा। अब जब परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर हम किस पे जाएंगे, परफेक्ट पे जाएंगे। परफेक्ट हमारे पास देखें हैड न्यू, ये तो टेंस ही नहीं बनता, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा, हैव नोन होगा। नोज भी आई के साथ अग्री नहीं करता है। अब इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। अब नेक्स्ट वाली चार ऑप्शन पर आ जाए, सेंटेंस हमारा यही है, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन मैं चेंज कर रहा हूं। अब देखें हमें चाहिए था परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस है नहीं, हमें चाहिए था परफेक्ट, परफेक्ट लिखा हुआ है हैज नोन, लेकिन हैज नोन में से हैज अग्री नहीं करता आई के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे कंटीन्यूअस पे, कंटीन्यूअस लिखा हुआ है इज नोइंग, अब इज भी अग्री नहीं करता आई के साथ, और वैसे भी नो की जो आईएनजी फॉर्म है हम उसको वर्ब के तौर पर नहीं लिखते हैं। तो अब हमारे पास रह गया नो या नोज। अब नोज आई के साथ अग्री नहीं करता, तो इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली होगा। आप देखें यहां पर जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, यहां पर बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर आप इन दो चीजों में फर्क समझ आते हैं ना तो बिलीव मी आप जिंदगी में जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे ना आपकी तबीयत दुरुस्त रहेगी। देखिए क्या होता है कि हम भाग रहे होते हैं करेक्ट सेंटेंस के पीछे, जबकि हमारा जो टारगेट होता है ना वो ये होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि जो चार ऑप्शन दी हुई हैं उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। जैसे नेक्स्ट वाली चार ऑप्शन में से आ जाए, सेंटेंस हमारा यही है, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पर इज नोइंग हो नहीं सकता, हमने बात कर ली। हैज न्यू कोई टेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद नोज जो है आई के साथ अग्री नहीं करता, तो यहां पर भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हैव नोन रहेगा। अब इन चार में से आ जाएं, अब देखें इज नोइंग हमारे पास हो नहीं सकता। उसके बाद हैव बीन नोइंग, अगेन नोइंग को हम आईएनजी को वर्ब के तौर पर यूज नहीं करते। नोज जो है वो हैड के आई के साथ अग्री नहीं करता, तो फिर हमें लाजमी तौर पर यहां पर प्रेजेंट की बजाय बेटे किस पे जाना होगा, पास पे जाना होगा, क्योंकि हमने इन्हीं चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हमने कोई पांचवी छठी ऑप्शन नहीं बना सकते, अपनी तरफ से वर्ड नहीं लिख सकते। तो यहां पर हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हैड नोन होगा। ये पूरी बात याद रखिएगा, वी आर नॉट आफ्टर करेक्ट ऑप्शन, वी आर आफ्टर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और जब आप मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करते हैं ना तो यहां पर हैव नोन है, यहां पर नो है, यहां पर हैव नोन है, यहां पर हैड नोन है, और यहां पर भी हमारे पास क्या है, हैव नेवर नोन। तो ये याद रखनी है पूरी बात, ये इस पेपर के सबसे अच्छे सबसे खूबसूरत क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास बोंगा तरीन क्वेश्चन है ये इस पेपर के। देखें सिंपल सी बात है, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करते हैं तो हम रूल पढ़कर आए हैं कि हमने उसको क्या करना होता है, कॉमा से सेपरेट करना होता है। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा आना चाहिए, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा आना चाहिए, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा आना चाहिए, तीनों में नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता था लेकिन उसको इतना अच्छा नहीं बनाया गया जैसे इसको आप स्पेलिंग के लिए बना सकते थे अगर आप इन दो ऑप्शन में से किसी एक और ऑप्शन के साथ कॉमा लगा देते। बहरहाल कॉमा के साथ हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन है, डेट इज बीटा। यानी कि क्वेश्चन अच्छा बन सकता था, सेंटेंस बड़ा अच्छा चूज किया गया लेकिन ऑप्शन उतनी अच्छी नहीं बनाई गई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग का था, फेरो जिसको हम बोलते हैं उर्दू में हम इसको क्या बोलते हैं, फिरौन बोलते हैं। उसकी करेक्ट स्पेलिंग आपके पास याद रखिएगा, PHARON।
RAOH, ROAH नहीं होता और PHE नहीं होता, हालांकि जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो फ्रो नहीं होती बल्कि वो फीरो ही होती है, लेकिन फिर भी हम PHARA लिखेंगे, ERA नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, और इस पेपर के बोंगे तरीन क्वेश्चन में से एक है, बोंगे तरीन क्वेश्चन में से, मतलब आप चाह कर भी स्टूडेंट्स को किसी तरह से कोई रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि बेटे इसमें ये 2 रूल्स अप्लाई होते हैं, ये 5 रूल्स अप्लाई होंगे, ये रूल अप्लाई होगा। देखें पता नहीं क्या किया गया, कोई बोंगी मारी गई। बहरहाल जो मुझे समझ आया वो ये है कि अल्फा ऑप्शन में एंड से पहले कॉमा नहीं लिखा गया, एंड से पहले कॉमा आना चाहिए। जब हम चीजें लिस्ट बना रहे हैं तो हमें एंड से पहले कॉमा लिखना चाहिए, इसका मतलब अल्फा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद सेमीकोलन तो हम तब लिखेंगे जब हम क्या करेंगे, हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन कर रहे होंगे, तो सेमीकोलन की वजह से हमारा चार्ली ऑप्शन गलत है। और जब हम डिटेल बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं पहले वाली बात को, तो उसके लिए हम कोलोन लिखते हैं, जो कि किसी भी सूरत यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा है? बीटा है। अच्छा, अब ये जो मैंने बीटा ऑप्शन आपको बताया ना, ये मैंने आपको यूएचएस की के मुताबिक बताया है। मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, अगर मैं अपनी मर्जी पे देखता ना, अपनी चॉइस पर, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस पे बात करूं, तो मैं कहूंगा कि यार इन 4 ऑप्शन में से अगर मुझे जबरदस्ती कोई एक ऑप्शन करेक्ट करने का कहा जाएगा, तो जो मेरा वोट होगा ना वो ज्यादा किसकी तरफ जाएगा? वो ज्यादा डेल्टा की तरफ जाएगा। कोलोन को मैं प्रेफर करूंगा बजाय डैश के। ठीक है, बहरहाल की के मुताबिक जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। इस क्वेश्चन को जेन से निकाल दीजिएगा, ये बोंगा तरीन क्वेश्चन है इस पेपर का, जिसका ना कोई सर है, ना पांव है, ना कोई मुंह है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये देखें, ये क्वेश्चन इतना अच्छा था, बड़ा अच्छा बन सकता था, लेकिन ये असल में ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, ये आई साइट चेक करने का क्वेश्चन है। जैसे देखें, सिंगुलर है तो इसके साथ पहली बात तो ये है कि हम सजेस्ट नहीं लिख सकते, सजेस्ट आना चाहिए, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब सजेस्टेड के बाद हमारे पास 2 आना चाहिए, डेट आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, तो हमारा डेल्टा ऑप्शन गलत हो गया। ऑल के बाद जो भी काउंटेबल नाउन होता है, वो काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होता है? प्लूरल होता है। हमें ऑल प्लांट नहीं लिखना, बल्कि हमें क्या लिखना है? ऑल प्लांट्स लिखना है। जैसे हम कभी भी ऑल स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? ऑल स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो हमारा प्लांट की वजह से चार्ली ऑप्शन भी गलत है, और करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा है? अल्फा है। जो सेंटेंस था बड़ा अच्छा चूज किया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन ऑप्शन बनाने के चक्कर में वो सारे का सारा सत्यानाश कर दिया और क्वेश्चन ही बोंगा कर दिया। देखें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर बच्चे में थोड़ा सा आईक्यू लेवल भी हो ना, बच्चे का थोड़ा सा भी दिमाग काम कर रहा है, तो बच्चा फौरन से इस क्वेश्चन को क्या कर लेगा? पिक कर लेगा। उसके बाद देखिएगा डैश वर्ड स्पोकन, और ये बात हम बार बार बोल के आ रहे हैं, काउंटेबल क्वांटिफायर, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर, फ्यू है, आ फ्यू है, दा फ्यू है, लिटल है, आ लिटल, डा लिटल है। यहां पर आपकी की के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बेटे कौन सा है? आ फ्यू। अ फ्यू वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट। अर्नेस्ट हम किसको बोलते हैं? सीरियसनेस को बोलते हैं, सोबरनेस को बोलते हैं, हम किसे बोलते हैं? सिंसियरिटी को भी बोलते हैं। तो कहता है जो सीरियसनेस में, सोबरनेस में बोले जाने वाले जो कुछ अल्फाज हैं वो उसे कन्विंस कर लेंगे। बहरहाल इसमें भी अगर हम देखें, फिर वही बात है कि अगर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक देखूं तो मेरा जो ज्यादा वोट है वो ज्यादा वोट दा फ्यू की तरफ रहेगा, लेकिन आपकी की के मुताबिक इसको क्या कहा गया है? आ फ्यू के अकॉर्डिंगली ठीक किया गया, जो कि गलत नहीं है। ठीक है, आ फ्यू दा फ्यू में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बड़ा कोई ऑब्वियस वर्ड नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बहुत अच्छा सेंटेंस आप चूज कर सकते थे। लेकिन ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए, कुछ होते ना वो जैसे फाशिस्ट किस्म के लोग जो होते हैं ना, फाशिस्ट किस्म के, फाशिस्ट आप समझते होंगे। फाशिस्ट हम पता किसको बोलते हैं? जिसको दूसरों पर जुल्म करना अच्छा लगता है, जो दूसरों को मिजरी में देखकर, परेशानी में देख के खुश होते हैं। ये शायद उस तरह का कोई बंदा था जिसने ये पेपर बनाया कि मैं दूसरों को परेशान करूं, जुल्म करूं, दूसरों को परेशानी दूं, और वो फाशिस्ट नेचर का आदमी था जिसने इस तरह के क्वेश्चन बनाया है। अदरवाइज इस रूल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन चूज किया जा सकता था, जो नहीं चूज किया गया। मतलब इसे ज्यादा क्लियर क्वेश्चन चूज करना चाहिए था, जो बच्चे के रूल पर पूरा उतरे और बच्चे के नॉलेज के मुताबिक हो। बहरहाल करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपके पास कौन सा चलेगा? अल्फा, जो बहुत ज्यादा गलत नहीं है, ठीक है, आप उसे गलत नहीं कह सकते। उसके बाद आप चलेंगे ही टेक्स आफ्टर। अच्छा, अब देखें ये जो वर्ड है ना आपके पास, ये याद रखिएगा, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, और टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल। ठीक है,
किसी के साथ आपकी अदात, जब आपकी हैबिट्स, आपका रवैया, ठीक है, आपकी फिजिक, आप फिजिकली अगर किसी के साथ मिलते जुलते हैं, आपके मैनर्स किसी के साथ मिलते जुलते हैं, तो देन हम उसे क्या बोलते हैं, टेक आफ्टर। जैसे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर का मतलब क्या है कि वो अपने वाले से मिलता जुलता है, उसको अपने वो उसकी अदात, उसकी बात करने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके तरीकाकार अपने वाले से मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर वर्ब हमारे पास कौन सा आएगा, टेक आफ्टर होगा। टेक आफ्टर का मतलब होता है मिलता जुलता। टेक अप का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर लेकर जाना, टेक डाउन मतलब नीचे लेकर जाना, टेक इन का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्वेलो, किसी चीज को निगलना। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली, फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद है क्वेश्चन 13। अब ये भी देखें, ये हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। इंतहाई अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन जितना अच्छा सेंटेंस चूज किया गया उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया गया। जैसे देखें, अल्फा में होम की स्पेलिंग गलत कर दी है यार, मतलब क्या, कुछ चर्च पी हुई है आपने, कुछ भंग पी हुई है क्या? आप ये सोच के बैठे हो कि जो बच्चा होगा एमडी कैट लेवल का वो होम को सही कर देगा किसी ना किसी तरह से, या वो आप इसको या इससे कंफ्यूज कर सकते हो। या इसी तरह क्या किया गया, देर्स कर दिया गया, इसी तरह पर्सन के लिए विच लिख दिया गया। मतलब ये वो चीज़ें यार, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, 5-4 क्लास वाली बच्चों की, ये वो भी फौरन एक नज़र से पहले पहचान लेंगे ये बात को। तो देयर मिस्टर हाशिम हु दे से इज बेस्ट। अब देखें यहाँ पर बेस्ट जो है वो आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, और आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी होती है आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। तो इसके लिए हमारा बेस्ट ठीक नहीं होगा, हमारा क्या होगा, द बेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा बेटा, ये पंक्चुएशन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसको इसमें क्या शामिल कर दिया, इसमें रिलेटिव शामिल कर दिया, इसमें पंक्चुएशन शामिल कर दिया, इसमें एडजेक्टिव शामिल कर दिया, आर्टिकल शामिल कर दिया। तो वो एक ही चीज में ज्यादा चीजें ठूसने की वजह से ना हमारा सारे का सारा क्वेश्चन ही बोंगा बन गया। मैं इसलिए इस पेपर की कुछ क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूं, बोंगा क्वेश्चन बोल रहा हूं, कि मतलब आप बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन आपने लस्सी कर दी, आपने कांजी बना दी, आपने कच्ची लस्सी बना दी अपने क्वेश्चंस की। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, यहां पर 2 रूल्स आपको याद रखने, अच्छे क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, ठीक है। 2 रूल्स आपने बुक्स नेम के लिए याद रखने हैं। नंबर 1 आपने ये याद रखना है कि जितने भी जो भी आपके पास बुक नेम होगा ना, किसी भी किताब का जो नाम होगा, आपने याद रखना है, आपने उसके नाम में आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे ना, प्रेपोजिशंस को छोड़ के आपने सारे वर्ड्स को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। प्रेपोजिशन को छोड़ के आपने, कंजंक्शंस को छोड़ के आपने सारे वर्ड्स को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। जैसे गुलिवर्स ट्रैवल में जी कैपिटल होगा, टी कैपिटल होगा, ए कैपिटल होगा, टी कैपिटल होगा, टी कैपिटल होगा, सी कैपिटल होगा। तो पहली बात तो यह है कि हर मेजर वर्ड आपका प्रेपोजिशन कंजंक्शन के अलावा क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। नंबर 2 आपने याद रखना है, आपने बुक नेम चाहे वो दिखने में पढ़ने में प्लूरल हो, लेकिन आपने उसको हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अब ये प्लूरल है, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वर रिटन, आप क्या बोलेंगे, वाज रिटन। इसी तरह कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स भी आप वर नहीं बोलेंगे। इसी तरह आप क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, इस पे मूवी भी बनी, तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया वर नहीं होगा बल्कि वाज होगा। इसी तरह जैसे यहां पर गुलिवर ट्रेवल्स लिखा हुआ है, तो गुलिवर ट्रेवल्स के साथ वाज आएगा, वर नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, चार्ली। अब देखिए कितने खूबसूरत 2 रूल्स हैं, आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन क्या किया, वही चर्सियों वाले काम, भंगियों वाले काम। यहां पर टू का प्रेपोजिशन लिख दिया, यहां पर एट का प्रेपोजिशन लिख दिया, दोनों क्वेश्चन दो ऑप्शन तो आपने वैसे उड़ा दिए। फिर आपने क्या किया, आपने एक के साथ टी स्मॉल लिख दिया, टी कैपिटल लिख दिया, तो एक रूल तो आपने बचा लिया। आप यार एक ऑप्शन में वर लिख देते, यहां पर टी कैपिटल होता, यहां पे वर होता, यहां पे बाय होता, तो बच्चे को कुछ सोचने का मतलब आपके दोनों रूल्स अप्लाई हो जाते, एक अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन वही बात है, चर्च पी हुई होगी, भांग पी हुई होगी, पड़े हुए होंगे, नींद पूरी नहीं होती, ठीक है। पेपर बनाने वाले शहजादे लोग होते हैं, मेरे जैसे ही चर्ची भंगी सारे। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 15 द अनएग्जामिन्ड, और यहां पर आप देखेंगे 2 ऑप्शन आपके पास बड़े मजे के बना दिए उन्होंने, इनएग्जामिन्ड कर दिया, डिसएग्जामिन्ड कर दिया। और फिर वही बात है कि सिंपल सा रूल है कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग से सेपरेट करेंगे तो आपको कॉमा लिखना है। आपने देखें 3 चीजें आपके पास होती हैं, फर्ज करें आप बोलते हैं ए सेड,
ठीक है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, तो आपने इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करने से पहले क्या लिखना होता है, कोमा लिखना होता है। और यहां जो भी आप इन्वर्टेड कोमा में बात करेंगे आपको उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखना है, कैपिटल, उसके बाद फुल स्टॉप लिखना और इन्वर्टेड कोमा को क्या करना है, क्लोज कर देना। ये पहला तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप इन्वर्टेड कोमा से बात को स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से को क्लोज करते हैं, फिर आप कोमा लिखेंगे और फिर आप सेड लिखेंगे। अगर ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो फिर आपको इसे कैपिटल करने की जरूरत नहीं और फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप कैपिटल लेटर से बात को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कोमा लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करते हैं, या इन कोमा लिख लें, इन्वर्टेड कोमास लिख लें और कोमा को बाद में लिख लें, ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी लिखना है, अगर वो कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो आपने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करना, फिर आपने कोमा लिखना है, फिर आपने इन्वर्टेड कोमा को स्टार्ट करना है और यहां पर आपने जो लिखना है उसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, फिर आप फुल स्टॉप लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि ये तीन तरीकाकार होते हैं जिसमें आप रिपोर्टेड स्पीच बाद में लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखते हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या करते हैं, आप स्प्लिट करके लिखते हैं। तो तीनों में आपको कोमा याद रखना होता है, कैपिटल लेटर याद रखना होता है। यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, वो हमारे पास कौन सा बेटे, अल्फा, जहां पर इन्वर्टेड कोमा के साथ कोमा लिखा गया, फिर कोमा लिखा गया, फिर स्मॉल लेटर लिखा गया, यहां पर भी स्मॉल लेटर आ गया, यहां पर भी स्मॉल लेटर आ गया, फुल स्टॉप आ गया, इन्वर्टेड कोमा को क्लोज किया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। बाकी तीनों बोंगी तरीन ऑप्शंस बनाई है, बड़ी अच्छी ऑप्शंस बन सकती थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी स्पीकिंग और कैन यू बिलीव के पेपर में स्पीकिंग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, चाहे जैसे बच्चे को ऐसा लगे कि मैं स्पीकिंग को सही नहीं कर सकता। ठीक है, सो स्पीकिंग के स्पेलिंग SPEKING तो नहीं होते ना, EAKING होते हैं। और दूसरी बात आपने हर्ड याद रखना है, आपने कुछ वर्ब पढ़े हैं, जैसे आपके पास लेट का वर्ड था, आपके पास हेयर का वर्ड है, आपके पास कौन सा वर्ड था, और आपके पास बेड का वर्ड है, या आपके पास फील का वर्ड है। ये वो वर्ड है जैसे आपके पास आपने सेंटेंसेस पढ़े ना, मैंने उसको गाते हुए सुना, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई हर्ड हिम। अब आई हर्ड हिम जब आप हर्ड के कंप्लीमेंट में लिखेंगे तो आप आई हर्ड हिम क्या लिखेंगे, हर्ड हिम सिंग। सिंगिंग नहीं लिखना, टू सिंग नहीं लिखना। जैसे आपके पास पेपर में एक सेंटेंस है ना, पंजाब वालों की किताब में क्लोज डार्क देवर गोल्डन आइड में, वो सेंटेंस है ना, आपके पास पेपर का क्वेश्चन भी है। सेंटेंस कुछ यूं चलता है, द मैन फेल्ट हिज हेयर, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रू टाइट। तो ये सेंटेंस था। तो हमने कहा यार जब फेल्ट आ गया ना, तो फेल्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसी तरह ड्रू नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, यहां पर भी ड्रा आएगा। मतलब इनके साथ आपने लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, हेयर के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, बेड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, और फील के साथ भी आपने फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। ये वो वर्ड है जिनके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो आपको हर्ड के साथ क्या लिखना है, स्पीक, आपको फुल स्टॉप करके नया सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। और यू हैव ऑफन हर्ड मी अबाउट माई फ्रेंड, और अब फजूल तरीन सेमीकोलन लगा दिया गया। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप बना सकते थे, बड़ा अच्छा सेंटेंस आप बना सकते थे। जितना अच्छा क्वेश्चन इस सेंटेंस के साथ बन सकता था उतना अच्छा स्टैंडर्ड का सेंटेंस नहीं बनाया गया। बहरहाल करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में आप देखिएगा, द बीटा ऑप्शन में सबसे पहले द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर, फजूल किस्म का कैपिटलाइजेशन, अंधे को भी नजर आ जाएगा कि यहां पर कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट स्पेस ट्रेवलर वाज डेनिस टिटू। उसके बाद टिटू और फ्रॉम के दरमियान डैश लगा दिया, टिटू और फ्रॉम के दरमियान कॉमा लगा दिया। मतलब अजीब सी कोई ऑप्शन बना दी, बूंगी तरीन सी, जिसका कोई तुक नहीं बनता, कोई सर पांव नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, इट वॉज ग्रेटली गुड। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर पहले प्रोपोज के स्पेलिंग गलत कर दिए, दूसरा टू के साथ प्रोपोज की सेकंड फॉर्म लिख दी। उसके बाद अगर आपने लिखनी थी तो आपने TWO के साथ प्रपोज्ड लिख दिया, और यहां
यहाँ पर गुड के साथ ऑफ की बजाय क्या लिख दिया, ओ डबल एफ ऑफ लिख दिया। मतलब कोई इस तरह की कोई फजूल किस्म की जो ऑप्शंस बनाई हैं जो अंधे को भी नजर आ जाएंगी कि यार ये किसी सूरत भी ठीक नहीं हो सकता। मतलब प्रपोज के स्पेलिंग ये नहीं हो सकते। नंबर 2, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद नंबर जब हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है तो TOO नहीं होता, TO2 होता, और प्रपोज नहीं होगा, प्रपोज होगा। ऑफ चाहिए हमें यहाँ पे, वेरी गुड ऑफ यू नहीं होगा, ओ एफ वाला ऑफ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। तो ये था बेटे हमारे पास 2024 MD कैट UHS। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें बोंगी ऑप्शंस के साथ हैं। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको लाजमी तौर पर बहुत सारा कुछ मिला होगा। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो बात समझ में नहीं आई वो पूछ लेनी है, परेशान नहीं होना, और इस पेपर बनाने वाले की तरह चरसी भंगी बन के बैठे नहीं रहना है। पूछ लेना है, डिस्कस कर लेना है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, नमाज पढ़ते रहना है, कुरान पढ़ते रहना, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाने हैं तो सारजीम का नाम लेकर मेरे लिए दुआ करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।